आज हम रीट की शिक्षण वीडियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कोर्स बिल्कुल चेंज है, सामाजिक शिक्षण वीडियो का कोर्स बिल्कुल चेंज है। ठीक है, इसमें मात्र शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, उपागम दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, सिर्फ हमें वही पढ़ना है। फालतू का जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, प्रकृति है, वो हमारे कोर्स में बिल्कुल नहीं है। सीधा शिक्षण विधियाँ, उपागम, सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें बड़े डिटेल्स में जानना है। तो हम सीधा स्मार्ट स्टडी के तहत सामाजिक शिक्षण वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ये रीट के विद्यार्थियों के लिए है जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सामाजिक शिक्षण विधियाँ। देखिए अर्थ सबसे पहले थोड़ा बहुत सामाजिक शिक्षण वीडियो से पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? मानवीय दृष्टिकोण से समाज का क्या करना, अध्ययन करना, मानवीय दृष्टिकोण से। ठीक है, परिभाषा पूछी जा सकती है, थोड़ा ये ध्यान रखना। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का योग नहीं, अपितु इनमें महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का क्या है, एक ढंग है। ये क्या है? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने। ठीक है, तो ये परिभाषा थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है एनसीईआरटी नई दिल्ली ने भी इसके बारे में क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय मानव तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित हैं। ये एनसीईआरटी नई दिल्ली ने जो परिभाषा दी है। वेस्ले ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन उस विशेष सामग्री की तरह इंगित करता है जिसमें तथ्य और उद्देश्य, यानी तथ्य और उद्देश्य पर ज़्यादा फोकस करता है। वेस्ले प्रमुख रूप से क्या हो, सामाजिक होते हैं, वही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। वही माइकलिस सामाजिक अध्ययन सामाजिक व भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अगला है सामाजिक अध्ययन का थोड़ा विषय का इतिहास जान लेते हैं। हम क्षेत्र प्रकृति नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सामाजिक अध्ययन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। 19वीं शताब्दी में आपको बता दें कि भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इन सब का अलग अलग अध्ययन होता था। कब? 19वीं शताब्दी को। लेकिन 20वीं शताब्दी में जॉन डीवी ने जीवन को शिक्षा का क्या बनाने का माध्यम बनाने पर क्या दिया, बल दिया। और जीवन किससे जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। जो समाज का अध्ययन करता है वही तो सामाजिक अध्ययन होता है। 1892 में मेडिसन विस्कोसिन सम्मेलन हुआ था जिसमें सामाजिक ज्ञान, में विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक ज्ञान, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, इन तीनों का योग होता था, इसे सामाजिक ज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन 1916 में सामाजिक अध्ययन का शब्द का व्यापक प्रयोग सामाजिक अध्ययन समिति की रिपोर्ट के बाद होने लगा। सामाजिक विज्ञान को पृथक विषय बनाने का भी इसमें क्या दिया गया, सुझाव दिया गया। 1934 में सामाजिक अध्ययन पर एक आयोग की स्थापना की गई जिसमें विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे 1934 में। तो ये ध्यान रखना। देखिए सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु हैं, एक होती है प्राथमिक विकास, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक विकास में क्या है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र आता है जैसे समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु के तहत पूछा जा सकता है। देखिए अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, सामाजिक अध्ययन विधियाँ। यही तो आपके कोर्स में है ना। देखिए परंपरागत विधि, इन्हें क्या समझाना, जैसे एक व्याख्यान विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, कहानी विधि है, इसे हम एक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर आता है क्लास में, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से व्याख्यान देता है, बच्चे सुनते हैं, बच्चे यहाँ श्रोता होते हैं, कोई बच्चा क्रियाशील होता है, कुछ निष्क्रिय होते हैं। तो ये परंपरागत श्रेणियाँ हैं जो आज तक विधियाँ आज तक चल रही हैं। तो मेन जो अभी हमारी शिक्षण विधियाँ हैं वो है आधुनिक शिक्षण विधियाँ। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निरीक्षण विधि, स्रोत विधि, प्रयोजन विधि, समाजीकृत विधि, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, आगमन निर्गमन विधि, निरीक्षण विधि और निरीक्षित विधि और प्रयोगशाला विधि और संश्लेषण और विश्लेषण, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं निरीक्षण विधि। क्या होता है निरीक्षण? यानी देखकर सीखना, यही तो निरीक्षण है। यानी बालक किसी वस्तु, स्थान, स्थिति को देखेगा और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, अधिगम करेगा, तो यही तो है निरीक्षण विधि। यानी कि छोटी छोटी कक्षाओं में
आप जो स्थानीय भूगोल बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सब देखकर पढ़ाया जाता है, यानी निरीक्षण करके पढ़ाया जाता है। बच्चों को बाहर मैदान में ले जाया जाता है, उसको इन्वायरमेंट दिखाया जाता है। ये निरीक्षण विधि है। इसके हर विधि के गुण और दोष होते हैं। तो सबसे पहले हम गुण पढ़ते हैं, जैसे कि छात्रों में सीखने की जिज्ञासाएं, उत्सुकता बनी रहती है क्योंकि वो देखना चाहता है। यही तो निरीक्षण विधि है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव, यानी कि वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जो ज्ञान देख रहा है उससे अधिकम प्रत्यक्ष हो रहा है। छात्र छात्राओं में कल्पना शक्ति व तुलना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। और बालक में ज्ञान कोष में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और स्थायी होता है। इसलिए स्थायी होता है क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखता है और अधिकम यहाँ पर स्थायी हो जाता है। दोष क्या है, समय व धन अधिक खर्च होता है। छात्रों को अनुशासित रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है यहाँ पर, और शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण क्या है, दोष। ये थी निरीक्षण विधि। चलिए अगली विधि है वाद विवाद विधि। क्या है वाद विवाद विधि? इसे हम मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता पर आधारित कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा विचार विमर्श करता है तो बच्चा इसमें एक्टिव रहता है, इसलिए इसे वाद विवाद विधि कहते हैं। देखिए, शिक्षक व छात्र मिलकर किसी प्रकरण या समस्या पर अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करेंगे तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ठीक है। इसके दो रूप होते हैं, एक तो अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक यानी कि इनका समय भी निर्धारित नहीं होता, ठीक है, और कोई पद्धति भी निर्धारित नहीं थी। लेकिन जो औपचारिक होता है प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से होता है। जैसे अनौपचारिक में आप कहें तो टीचर कभी भी आपका टेस्ट ले सकता है, वो अनौपचारिक है। औपचारिक में क्या है, आपको टाइम शेड्यूल दिया जाएगा, इस टाइम शेड्यूल के अनुसार आपका एग्जाम होगा, तो वही तो औपचारिक है, यानी नियमों पर आधारित, पद्धतियों पर आधारित होता है। वाद विवाद विधि के कुछ पद हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रकरण या समस्या का निर्धारण करते हैं क्योंकि हमें किस पर वाद विवाद करना है। फिर हम समूह का निर्माण करेंगे क्योंकि समूह नहीं होगा तो वाद विवाद किससे करेंगे, विचार विमर्श किससे करेंगे। फिर हम करेंगे वाद विवादों का संचालन, यानी कि समूह का निर्माण हो गया, अब वाद विवाद स्टार्ट करेंगे। और वाद विवाद में कुछ बच्चों के ऐसे तर्क आएंगे, उनकी समीक्षा भी करेंगे, ठीक है। और शिक्षक का दायित्व क्या होगा, उनका परीक्षण करेंगे, वे देखेंगे उसको कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। फिर उसका लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन होगा। यानी कि इसके संक्षिप्त रूप 3 पद माने, जैसे पहले योजना बनाएंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, फिर उसका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो देखिए इसके भी गुण क्या हैं, तो ये ध्यान रखना। गुण जैसे छात्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है क्योंकि वाद विवाद में सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना का भी विकास होता है और छात्रों में तर्क, चिंतन, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का क्या होता है, विकास होता है। अनुसंधान प्रवृत्ति को भी जन्म देती है और इस विधि में सभी छात्र भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक विधि है, बच्चे विचार विमर्श करते हैं। देखिए गुण है तो कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है कि समय अधिक खर्च होता है क्योंकि वाद विवाद में एक प्रकरण पर बहुत ज़्यादा समय खर्च किया जा सकता है। अनुशासनहीनता का भय, ऐसा नहीं है कि वाद विवाद में सभी समूह में बच्चे क्रियाशील रहे हैं, कुछ निष्क्रिय भी होते हैं, कुछ बातचीत अन्य मुद्दों पर भी कर लेते हैं। ऐसे छात्र टॉपिक से भटकर व्यर्थ की बातें करते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए तो ये उपयोगी है ही नहीं। अगली है इकाई विधि जिसके प्रवर्तक हैं H.G. मॉरिसन। देखिए इसमें क्या है कि विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार नई कई सारी इकाइयों में बांट लिया जाता है और इन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाता है। सीवी गुड क्या कहते हैं कि इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख क्या होता है, उपविभाजन होता है, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है इकाई के रूप में। इस इकाई के पद यानी कि किस प्रकार इसका प्रोसेस होता है, जैसे सबसे पहले अनुसंधान होगी या जांच होगी, यानी इकाई बनाने से पूर्व, फिर उसका होगा प्रस्तुतिकरण, फिर उसकी क्रियानीति यानी आत्मीकरण होगा, और फिर उसका सुव्यवस्थीकरण होगा, फिर उसका अभिव्यक्तिकरण होगा। तो ये पद हैं, आपको क्रम अनुसार याद रखने हैं। इसके गुण ये हैं कि छात्र योजना विधि, समस्या समाधान विधि दोनों की तरह क्रियाशील रहते हैं। अब दोष की बात करते हैं, क्या क्या दोष हैं। देखिए इकाई योजना बनाने में कुशल, यानी इकाई योजना बनाने में कुशल सभी प्रकार की कुशल अध्यापक की आवश्यकता, सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, दोष कह सकते हैं हम। और आपको बता दें कि इस गुण में इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है जिससे बच्चे जल्दी से ग्रहण कर सकें। अगला है स्रोत विधि। क्या होता है स्रोत विधि? देखिए स्रोत क्या होता है, स्रोत होता है भूतकालीन घटनाओं द्वारा जोड़े गए या छोड़े गए विशेष
चिन्ह होते हैं वो स्रोत होते हैं, लेकिन संदर्भ होता है कि प्रमाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु हैं जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोतों के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद किया जाए, वही तो क्या है, संदर्भ है। तो स्रोत संदर्भ जो विधि है ये विषय के प्रखंड विद्वानों या विशेषज्ञों द्वारा लिखित या PhD आदि के स्वीकृत ग्रंथ विषय संदर्भ श्रेणी में आते हैं। इसकी विषय वस्तु में और क्या क्या चीज़ आती है, देखिए शिक्षक विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन कर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, देखिए मौखिक यानी कि गीत हैं, लोकोक्तियाँ हैं, सामग्री यानी कि प्रतिमा है, यंत्र, खंड, चिक्के, और जो लिखित अथवा मुद्रित हैं जैसे हस्तलेख हैं, शिलालेख हैं, पांडुलिपि, यही तो संदर्भ स्रोत विधि है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके देखिए गुण क्या है कि बालक के मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। बालक गहन अध्ययन के लिए प्रेरित होता है क्योंकि स्रोत संदर्भ विधि के तहत पढ़ाया जाता है। स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्ति होती है यानी कि सेल्फ स्टडी। इसमें अतीत का वातावरण स्थापित किया जा सकता है और भूतकाल को वास्तविक बनाया जा सकता है, यानी भूतकाल की चीज़ें दिखाकर, स्रोत दिखाकर उसको बताया जा सके ये चीज़ इस तरह से घटित हुई थी। उच्च स्तर के अध्ययन तथा शोध कार्य में यह विधि छात्रों में रुचि पैदा करती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके क्या दोष हैं, यह अत्यधिक खर्चीली विधि है, सबसे बड़ी यह समस्या है ना। इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, विशेषज्ञों की या शिक्षकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, विद्यालय में पुस्तकालय का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं है स्रोत संदर्भ विधि, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगले हैं सकेंद्रित विधि। देखिए भूगोल शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बालक को पहले गृह प्रदेश का ज्ञान दिया जाता है, यानी छोटी छोटी जानकारी पहले गृह प्रदेश जहाँ वो बच्चा रहता है उसकी जानकारी, फिर सरल से कठिन की ओर, यानी कि बच्चों को हम यदि पहले जोड़ बाकी सिखाएंगे तभी हम भाग गुणा सिखा सकते हैं, क्योंकि ये सरल से कठिन की ओर होती हैं। अगली है क्रियात्मक विधि, यानी छात्र अपने आप कार्य करता है। क्रियात्मक से ही स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा खुद एक्टिव होता है, कार्य करता है। शिक्षक का कार्य है आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करना, क्योंकि बच्चा स्वयं करेगा, अधिकतम तो बच्चा स्वयं करेगा, लेकिन वातावरण कौन तैयार करेगा, यहाँ शिक्षक करेगा। बालकों का उचित क्या होगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। प्राथमिक से माध्यम स्तर के लिए बहुत जरूरी है, करके सीखना सिद्धांत पर यह आधारित है क्रियात्मक विधि। अगला है कार्य गोष्ठी विधि। देखिए ये भी सामूहिक विचार विमर्श आयोजन होता है, ठीक है। लगभग 30 से 40 व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर एकत्रित, सभी छात्र इसमें क्रियाशील रहते हैं, वही सामूहिक विधि की तरह ये भी है। और इसमें शिक्षण को 2 सत्रों में बांटा जाता है, ये जरूरी है। पहला तो है प्रातःकालीन यानी सुबह वाला, जैसे सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है, विभिन्न विद्वानों के भाषण भी होते हैं, वह कार्य संपादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। सायकालीन सत्र में इसमें छोटे छोटे दलों का निर्माण करके सूक्ष्मता से विषय की गहराई में उतरते हुए अपना कार्य करते हैं। अब देखिए कार्य गोष्ठी के कौन कौन से पद स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, समस्या का चयन करेंगे, फिर समस्याओं का करेंगे वर्गीकरण, फिर सामूहिक परिचर्चा होगी उन जिन समस्याओं का वर्गीकरण किया गया पे, और जिन समस्याओं का वर्गीकरण किया गया उस वर्गवार उसका कार्य करना, फिर कार्यों को अंतिम रूप देना, फिर उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। ये है कार्य गोष्ठी के पद। इसके गुण और दोष, सबसे पहले गुण की बात करते हैं। देखिए यह विधि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का एक सुव्यवस्थित एवं व्यवहारिक रूप है। विद्यालय में गहन अध्ययन की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। इसमें सामाजिक जीवन से संबंधित कौशल की प्राप्ति होती है, विषय में सूझबूझ का भी विकास होता है, और उच्च स्तर शिक्षण में बहुत ज़्यादा क्या है, ये लाभदायक है। और दोष ये है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीली भी है, ठीक है, क्या है, खर्चीली है, और गति क्या है इसकी, धीमी है, और विद्यालयी व्यवस्था इसमें क्या है, कठिनाई है। अगले प्रयोगात्मक विधि, ये तो एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। शिक्षक छात्रों को दिशा निर्देश देते हैं और शिक्षक केवल यहाँ योजना बनाते हैं, ठीक है। ये भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, और जो इसका स्तर है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर रहता है। गुण ये हैं कि बालकों में अनुसंधान प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है, बालक एक्टिव रहते हैं, बालक स्वयं करके सीखते हैं इस परियोजना विधि में। दोष ये है कि यह भी बहुत ज़्यादा क्या है, खर्चीली है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, पूर्ण विषय वस्तु को नहीं पढ़ाया जा सकता है इस विधि के तहत। अगला है सामूहिक विवेचना विधि, यानी कि इस विधि को समाजीकृत अभिव्यक्ति अथवा परिविकसित अध्ययन विधि कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं। छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं और विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है इसका जो गुण, यानी कि इसमें सामूहिक भावना का विकास होता है, खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है, छात्र व शिक्षक सहयोग से कार्य करते हैं जिससे उनके मधुर संबंध स्थापित होते हैं और गृह कार्य का इसमें दबाव नहीं दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोष ये है कि इसमें समय और श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है और विद्यालय व अन्य कक्षा के कार्य इसमें प्रभावित होते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रादेशिक विधि। ये हर्बर्टसन ने दी थी। प्रादेशिक शब्द का अर्थ है प्रदेश से संबंधित, अर्थात स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी कि यदि किसी टीचर को ज्वार भाटा समझाना है तो सबसे पहले तालाब में ले जाकर या अपने आसपास किसी भी पॉइंट पर दिखाकर उसकी तरंगे दिखानी चाहिए ताकि बच्चे इसको समझकर उस बड़े ज्ञान का भी अधिगम कर सकते। भूगोल अध्ययन उपयुक्त है इसमें प्रादेशिक में। गुण क्या है, देखिए इसमें समय और श्रम की क्या होती है, बचत होती है, अध्ययन में सुविधा होती है, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव सह संबंधों की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती हैं। दोष ये है कि सभी स्तरों पर कारगर नहीं है ये ध्यान रखना। प्राकृतिक प्रदेशों की निश्चित सीमा नहीं होने के कारण अध्ययन भी इसमें अपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये इसके दोष हैं। अगली है प्रश्नोत्तर विधि जिसके जनक है सुकरात। इसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। प्रश्न कैसे होंगे, पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे या विषय वस्तु से संबंधित होंगे। गुण ये है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें ज्ञान स्थायी हो जाता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है और छात्र भी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और तर्क शक्ति का विकास होता है। जितने ज़्यादा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएं, अगर वे त्रुटि करते हैं तो हम उस त्रुटि का समाधान करते हैं, तब वो ज्ञान बच्चों के लिए स्थायी हो जाता है। दोष ये है कि ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चे इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। छात्र कभी कभी व्यर्थ के प्रश्न भी पूछने लगते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि है। अगला है प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो रीट में हैं ये प्राथमिक स्तर की ज़्यादा शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं। पहला है किंडरगार्टन प्रणाली, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल ने दी 1837। जर्मनी में इसका एक निजी विद्यालय था, उसने ये खोला और इसमें इस प्रणाली का प्रयोग किया था। और इसमें कहा जाता है कि विद्यालय को बगीचे के रूप में, शिक्षकों को माली के रूप में और बच्चों को पौधों के रूप में मानकर क्या करवाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टीचर होंगे वो महिला होगी, यानी शिक्षक इसमें महिला को स्थान दिया गया है। आयु है 4 से 8 वर्ष की। इसमें इस प्रणाली के तहत पाठ्यक्रम होगा, सामान्य भाषा की जानकारी दी जाएगी, अंक गणित की भी सामान्य जानकारी दी जाएगी, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के बारे में भी बच्चों का ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया कैसी होगी, देखिए संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को जो किंडरगार्टन है 3 भागों में। पहली शिक्षण प्रणाली में भौमितिक आकृतियाँ, यानी कि बालक को सर्वप्रथम मिट्टी पर बैठाकर अपनी अंगुलियों से कोई भी आकार बनाने को कहा जाता है। और एक होता है रोडलिंग या व्यवसाय, यानी बालक को कागज पर चित्र बनाना व इनमें रंग भरना। द्वितीय प्रणाली में क्या होगा, शिक्षक द्वारा कक्ष में गीत या कविताएं प्रस्तुत की जाएगी और महिला शिक्षक इन बच्चों को आसानी से समझा पाएगी। तृतीय क्रिया प्रणाली है, इसमें बालकों को शाम के समय क्रीड़ावर्त के खेल या गोल घेरे खेल खिलाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में बांटा गया है। और भारत में इस विधि का प्रयोग किया था पंडित देवी गुप्त ने, किंडरगार्टन की बात कर रहा हूँ। अगला है मोंटेसरी प्रणाली। क्या होता है, ये दिया था डॉक्टर मोंटेसरी, मैरियम मोंटेसरी ने दिया था। इटली की थी। आयु बच्चों के लिए बताई गई 3 से 6 वर्ष। ये विधि भी खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर कार्य करती हैं और इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में खिलाया जाता है ताकि बच्चे इसमें एक्टिव रहें। केवल महिला शिक्षक ही इनको स्थान दिया गया है। लेखन कार्य पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उच्चारण शिक्षण हेतु लिंग्वा फोन यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रयोजन विधि। ये मैंने 2nd ग्रेड के एग्जाम शिक्षण वीडियो में इसको अच्छे से करा रखा है, तो आप हमारा सीधा PDF देख लेना और पढ़ लेना इसके बारे में। अगला है डाल्टन योजना। डाल्टन योजना क्या है, ये दी थी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। अमेरिका का डाल्टन नामक नगर था, इसलिए इसका नाम डाल्टन योजना पड़ गया। स्तर था माध्यमिक स्तर, प्रयोगशाला अधिक
प्रयोग यानी कि प्रयोगशाला में अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये डाल्टन योजना है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं होती थी और शिक्षण विषय वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था और इसको ठेका प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, छात्र अपनी इच्छा अनुसार प्रयोगशाला कक्ष में जाकर किसी भी विषय को चाहे कितनी ही देर वो पढ़ सकता है, वो कौन सी विधि है, ऐसा एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगला है विनय टीका, और इस जो प्रणाली में है छात्र को साप्ताहिक असाइनमेंट भी जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, गृह कार्य इसमें नहीं होते, सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाना है। विनय टीका जो योजना है कार्ल वॉर्सबर्न ने 1920 में दी थी। निजी विद्यालय इसने भी खोला था। इस तरह का था प्राथमिक का। बालक को सर्वप्रथम लिखना सिखाया जाता है इसमें, एवं लिखना सीखने के बाद पठन कार्य करवाया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा दोष है, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि शुद्ध उच्चारण वाचन का अभ्यास न करवाना, ये इस प्रणाली का मुख्य दोष है। तो सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रैकले जो प्रणाली है वो ड्रैकाले ने दी थी। यह प्रणाली मानसिक विकृति युक्त अथवा मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उसको पढ़ाने के लिए प्रयोग में की जाती है। प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है कि कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि है, तो व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है इस प्रणाली के तहत। ठीक है, तो भारतीय गुरुकुल पद्धति की तरह प्राकृतिक वातावरण में पेड़ के नीचे ये शिक्षण कार्य करवाते हैं। इस शिक्षण प्रणाली में सुबह के समय भाषा और गणित और शाम के समय खेल और संगीत की शिक्षा इसमें दी जाती है। अगला आपके जो कोर्स में है वो लिखा है शिक्षण उपागम। क्या है शिक्षण उपागम? देखिए, शिक्षण कार्य को श्रेष्ठ एवं उद्देश्य पूर्ति की दिशा में उचित परिणामों उत्पादक बनाने वाले वे सभी उपाय जिनका उपयोग शिक्षक करता है उसे हम शिक्षण उपागम कहते हैं। शिक्षण उपागम 4 प्रकार के हैं। एक है शिक्षण विधि जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे साधन कह सकते हैं। एक होता है शिक्षण सूत्र, वे सूत्र जो टीचर स्टूडेंट के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला है शिक्षण सिद्धांत, चलने का तरीका कह सकते हैं, और शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए, अब है शिक्षण विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा। शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को संगठित कर विवेकपूर्ण तरीके से उद्देश्य पूर्ति की दिशा में शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करता है, यही बात इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जॉन डीवी ने कहा कि पद्धति शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। और बाइनिंग ने कहा है कि शिक्षण विधि शैक्षणिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। और सरोज सक्सेना ने भी कहा है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को उद्देश्य पूर्ति की दिशा में बालकों तक प्रेरित करता है। सीधा सा आंसर ये है कि शिक्षण उपागम क्या है, या शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण विधि, ये सब शिक्षक को सहायता प्रदान करते हैं, उसके श्रम की बचत होती है, यही तो है। विधियाँ 3 प्रकार, एक परंपरागत विधि, एक शिक्षण केंद्रित विधि, एक बाल केंद्रित विधि है। और जो अभी आधुनिक में चल रही है वो है बाल केंद्रित। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र देखिए, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के समय तक जो शिक्षकों ने शिक्षण में कुछ विशेष तरीके अपनाए जो शिक्षण कार्य के समय मार्गदर्शक के रूप में प्रचलन में आ गए तथा इनका उपयोग व्यक्तिगत जनक नहीं है, ये तो कॉमिनियस, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, जॉन डीवी जैसे विद्वानों द्वारा संगठित किए गए शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। तो बात ये ध्यान रखना, ये किसी पर्टिकुलर इसका कोई जनक नहीं है, ये तो अलग अलग लोगों के द्वारा जानकारी संगठित की गई है शिक्षण सूत्र। अब देखिए जो शिक्षण सूत्र है क्या है। पहला है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन का अर्थ ये है कि सबसे पहले आप बच्चों को जोड़ बाकी सिखाएंगे, तभी आगे आप गुणा भाग सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं आप कठिन से सरल की ओर चल रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चों को पहले जो जानकारी प्राप्त है पहले उनसे रूबरू कराओ, फिर उस वस्तु को आगे बढ़ाओ। अगला है समीप से दूरी की ओर, यानी कि जो हो बच्चों के समीप हैं जिससे बच्चे समझ सकें। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे आप ज्वार भाटा समझा रहे हो बच्चों को, तो आप अपने किसी गांव के आसपास कस्बे में तालाब के पास लेकर जाओगे और हवा के द्वारा जो पानी किनारों पर आता है और वापस जाता है, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे आप समझाओगे, फिर आप अगली चीज़ें उसको समझाओगे तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि व्यक्ति पूर्ण से अंश की ओर ही देखता है। जैसे आपके सामने से कोई कार या बस निकलती है तो सीधा आप उसका आकार देखकर कह सकते हैं ये बस है, ये कार है। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर की सीटें देख रहे हैं या उसका स्टीयरिंग देख रहे हैं। तो पूर्ण से अंश का यही है कि हम बच्चों को पहले क्या सीधा क सिखाते हैं, ये थोड़ी सिखाते हैं कि क प्लस अ से पूरा बना है क।
तो ऐसे थोड़ी हम पहले क सिखाते हैं यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण देने से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, फिर नियम की ओर चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विशिष्ट जानकारी के बाद, जैसे हम कोई प्रकरण पढ़ाने से पूर्व पाठ का विशेष जो सार होता है वो समझाते हैं, फिर पाठ को शुरू करते हैं, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी पहले प्रकरण अलग अलग बिंदु में, फिर उसका हम लास्ट में जाकर सार बताते हैं कि इसका ये निष्कर्ष निकला, तो यही था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि यदि आपको पृथ्वी की गतियां समझाना है तो आपको ग्लोब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी ये एक मूर्त चीज़ है और ये एक अमूर्त चीज़ है, इसके माध्यम से आप समझा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, ये जो अभी प्रणाली चल रही है, ठीक है। उपागम आगमन से निगमन की ओर, यानी कि पहले हम उदाहरण से नियम की ओर समझा रहे थे, अब बच्चा समझ चुका है उदाहरण से नियम की ओर, तो अब हम बच्चे को समझा रहे हैं नियम से उदाहरण की ओर। अगला है शिक्षण सिद्धांत, यानी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करते समय जब एक निश्चित विचार तरीके का उपयोग किया जाता है, वह सुनिश्चित रूप से बालकों में आवश्यक अधिगम करवा पाता है, इसे शिक्षण सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। और जो प्रमुख शिक्षण सिद्धांत है वो है, पहला है रुचि का सिद्धांत, यानी जिस बच्चे में जिस चीज़ की रुचि है उसी के अनुसार उसको अध्ययन करवाया जाता है। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, अगला है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, यानी बालक व शिक्षक दोनों का उद्देश्य होना चाहिए, बगैर उद्देश्य के भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। सक्रियता का या क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा वो पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। प्रेरणा का सिद्धांत, यानी शिक्षक को प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, यानी शिक्षक को तय करना है कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और एग्जाम में क्या आने वाला है, तो इसे कहते हैं विषय वस्तु का चयन। नियोजन का सिद्धांत, यानी पाठ योजना बनाना या शिक्षक का पूर्व तैयारी करना पढ़ाने से पूर्व। लोचशीलता का सिद्धांत, यानी शिक्षक को समय के साथ स्वयं के व्यवहार में भी परिवर्तन करना चाहिए, आजकल परिवर्तन होता रहता है तो उसके साथ शिक्षक को भी अपना परिवर्तन करना चाहिए। सहज संबद्धता का सिद्धांत है कि एक विषय वस्तु को दूसरे विषय की वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। अगला है राष्ट्रीयता का सिद्धांत, यानी कि जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्रवाद की भावना से भी प्रेरित हो बच्चे, यानी राष्ट्रीय भावों को भरना चाहिए, इसे आनंद का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, एक विषय वस्तु को एक से अधिक बार प्रस्तुत करने से मंद बुद्धि बालक भी विषय वस्तु को समझ सके। प्रतिभाशाली पहले समझाने पर समझ जाते हैं, लेकिन कुछ मंद बुद्धि बालक भी होते हैं, तो शिक्षक को पढ़ाते वक्त पुनरावृत्ति करनी चाहिए, यानी बार बार उन शब्दों को पुनरावृत्ति करने से मंद बुद्धि के बालकों में भी वे शब्द बैठ जाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, देखिए प्रकृति के आधार पर तो है दर्शी सामग्री, सर्वे सामग्री, दर्शी सर्वे सामग्री। दर्शी जो एकल माध्यम होता है, ठीक है, और सर्वे जो द्विमाध्यम होता है, यानी दो बार क्रिया। जैसे आप टैप रिकॉर्डर लाए, आप सुन रहे हैं, ये पहली क्रिया है, लेकिन जिसने रिकॉर्ड किया है वो दूसरी क्रिया है, तो द्विमाध्यम कह सकते हैं। और दर्शी सर्वे तो बहुमाध्यम होता है। और एकल माध्यम, जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो वो उसका एकल माध्यम ही हुआ, तो ये तो प्रकृति के आधार पर। अब दृश्य सामग्री कई प्रकार की है, आप कुछ भी इसमें चार्ट है, मॉडल है, मैप है, और इस शिक्षण जो सहायक सामग्री है इसका PDF भी टेलीग्राम पर विस्तृत रूप से पढ़ा है, तो उसको सीधा देख लेना। निर्माण के आधार पर, जैसे एक होता है मृदुल उपागम, एक होता है कठोर उपागम। मृदुल होता है वह सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग शिक्षक अपने स्तर पर कर लेता है, किसी बड़ी तकनीक का जरूरत नहीं रहती। जैसे कोई मॉडल है तो शिक्षक स्वयं बना सकता है, चार्ट हैं, पिक्चर हैं, इमेज है, ग्राफ हैं, और आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड हैं, ये सब। लेकिन जो कठोर उपागम होता है वह सहायक सामग्री जिसके निर्माण उपयोग में किसी तकनीक की आवश्यकता हो, जैसे कोई रेडियो है, स्लाइड है, टीवी है, उपकरण है कोई भी, तो ये कठोर उपागम में आएंगे। व्यवहार के आधार पर एक होता है प्रक्षेपी और एक होता है अप्रक्षेपी, यानी वह सामग्री जिसके द्वारा विषय वस्तु को दूसरे फलक पर देख सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर को पर्दा लगाने पर जो लाइट उस पर पड़ती है, जिससे चित्र जो भी होता है तो बच्चा सीधा वहाँ से अधिगम करता है, तो वो प्रक्षेपी होता है। अप्रक्षेपी क्या होता है, जो सीधे सीधे देखकर या उपयोग में लाकर जिससे अधिगम करें। जैसे बुक हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ग्लोब आप देख रहे हैं, या कोई मॉडल है, मैप है, ये अप्रक्षेपी में है। लगभग अप्रक्षेपी में बहुत सारी जानकारी है, प्रक्षेपी में बहुत कम। जैसे प्रोजेक्टर हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, तो ये चीज़ें। सामाजिक अध्ययन की समस्याओं का निम्न प्रकार हैं, और या आप कह सकते हैं चुनौतियाँ जो आपके कोर्स में दी गई हैं। और चुनौतियाँ और समस्या एक ही बात है, कहीं पर चुनौतियाँ लेकर गए हैं, कहीं समस्या लेके गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बच्चे की अक्षमता से
उत्पन्न अधिगम समस्या है। कौन सी? जैसे सर्वदर्शी विभेद में होने वाली कठिनाई, वे समझ नहीं पाते, वस्तुओं के आधार पर आकृति के अंतर न कर पाना, ठीक है, रंगों में अंतर न कर पाना, और स्वर घात का जो उतार चढ़ाव है उसमें भी अंतर न कर पाना, और अक्षरों में भी भेद न करना पाना, है ना, प को फ बोल रहे हैं, फ को प बोल रहे हैं, तो ये अक्षरों में भेद न कर पाना, आकृतियां बनाने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, गामक कौशल यानी जो शारीरिक रूप से, जैसे पेंसिल ना पकड़ना, ठीक है, गेंद को सही तरीके से ना उछालना, ठीक है, एक पैर पर खड़े रहकर शरीर का संतुलन न बनाना, ये असमर्थ होना इसमें, तो ये गामक कौशल है। भाषिक कौशल जैसे पठन न कर पाना या लेखन न कर पाना, शब्द भंडार उसके बहुत ज़्यादा सीमित होते हैं, तो ये भाषिक में आएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित भी है, यानी कि किसी व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा को जागृत करने की जो अभिप्रेरणा है, एक अभिप्रेरणा होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक जो अपने अंदर से भीतर से, और बाह्य जैसे हम पुरस्कार ट्रॉफी देकर कुछ भी कैसे भी करा के उसको अभिप्रेरित करते हैं। अवधान संबंधी यानी कि ध्यान भटक जाना, ये सबसे बड़ी परेशानी है बच्चों की, यानी किसी विषय पर चेतना को केंद्रित न कर पाना क्या है? अवधान ही तो है। जैविक कारक भी हो सकते हैं, जैसे कुछ जैविक रासायनिक असंतुलन हो जाए, या कमजोर स्वास्थ्य हैं, या अनुवांशिक कोई रोग है ना, और भौतिक जैसे कोई शोरगुल है, आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तापमान है, प्रकाश है, हवा है, फर्नीचर है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था नहीं है, या अपर्याप्त स्थान है, तो ये सब भौतिक कारक में आएंगे। बौद्धिक कारक में क्या आएंगे? जैसे संज्ञानात्मक विकास है, संबंधी कारक, जैसे मंद बुद्धि का बच्चा होना, ठीक है, पर्याप्त संज्ञानात्मक कौशलों का क्या होना? अभाव होना, तो ये बौद्धिक रूप से है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कुछ कारक हैं, जैसे शिक्षण का व्यक्तित्व व वेशभूषा भी इस बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ठीक है, शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का प्रयोग न करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, चुनौतियाँ हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य न देना, और बच्चे के प्रश्नों का अध्यापक द्वारा उत्तर न देना, तो ये भी बहुत बड़ी कह सकते हैं हम चुनौतियां हैं एक तरह से। सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित कारक, जैसे डरा धमका कर काम पूरा करवाना बच्चों से, है ना, बच्चों के मन में डर बैठाना, गुस्से में बेकाबू होना टीचर का, है ना, बड़े आकार की कक्षा होना जहाँ पर डिसिप्लिन है ही नहीं, है ना, स्थान की कमी, बच्चे बैठने की व्यवस्था ना हो, समय का सही प्रबंध ना हो, अनुदेशात्मक साधनों की समस्या हो, जैसे मॉडल हो, चार्ट है, रेडियो, प्रोजेक्टर, ऐसी व्यवस्था न होने से बच्चा अधिगम नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, और प्रभावी शिक्षण कौशलों की भी समस्या है। और अगला आपका टॉपिक देख रहा है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्य प्लस अंकन, जिसे कहते हैं मूल्यांकन, अर्थात किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति के मूल्यों को आंकने की प्रक्रिया को कहते हैं मूल्यांकन। व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, या व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण, या हम कह सकते हैं व्यक्ति की उपलब्धि और योग्यताओं का क्या करना? मूल्य निर्धारण, ये क्या है? मूल्यांकन है। परिभाषा क्विलिन हन्ना ने दी है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो विद्यालय द्वारा, किसके द्वारा? विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभवों के फलस्वरूप हुए व्यवहार परिवर्तन के संबंधों में साक्ष्यों का संकलन कर उसकी व्याख्या करना ही है ना। और दांडेकर क्या कहते हैं? मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक, किन उद्देश्यों तक ज्ञान प्राप्त किया है, अधिगम किया है। और ब्लूम ने त्रिकोण दिया है जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है उद्देश्य, फिर है अधिगम अनुभव, फिर है मूल्यांकन। तो ये त्रिकोण आपको याद रखना है। मूल्यांकन के जो गुण हैं, देखो मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, व्यावहारिकता, निष्पक्षता, विभेदीकरण, उपयोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। देखिए वैधता क्या होती है कि कोई परीक्षण उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक मापता है जिस उद्देश्य हेतु इसका निर्माण किया गया है। यानी कि परीक्षण की वैधता परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से क्या है? संबंधित रहती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कानबेक ने कहा है किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, उसी को कहते हैं वैधता। और विश्वसनीयता क्या है? बार बार प्रयोग करने पर एक ही परिणाम निकले, वो है विश्वसनीयता। और वस्तुनिष्ठता क्या है? यानी कि मैं चेक करूं कॉपी या दूसरा चेक करें, जितने नंबर आने हैं बच्चों को उतने ही नंबर आएंगे, वो है वस्तुनिष्ठता। 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। विभेदीकरण यानी सक्षम और अक्षम में भेद करना, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बच्चों में भेद करना विभेदीकरण है। व्यापकता का अर्थ है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी है वह है व्यापकता। और व्यावहारिकता क्या है? कक्षा स्तर पर हो या समय सीमा, विषय वस्तु, मानसिक स्तर, ये सब क्या है? व्यावहारिकता है। उपयोगिता क्या है? एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबंधित और उपयोगी होना चाहिए, यही तो है उपयोगिता। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है? क्यों करना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन? देखिए विद्यार्थियों की सफलताओं और असफलताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा और अधिगम के लिए आवश्यक और शिक्षण में सुधार करना है तो मूल्यांकन करना पड़ेगा।
प्रगति की जानकारी हेतु, शिक्षण विधि में नवाचार हेतु, मार्गदर्शन हेतु और विशिष्ट व उपचारात्मक शिक्षण हेतु भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की विशेषता ये है कि मूल्यांकन में आंतरिक और दोनों पक्षों को उचित स्थान देना, मूल्यांकन व्यवहार के 3 पक्षों का होना, जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। मूल्यांकन व्यापक और सतत होना चाहिए। मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन क्रमबद्ध होना चाहिए। मूल्यांकन साक्ष्यों का क्या करता है, संकलन करता है। इसी को तो कहते हैं मूल्यांकन। तरीके लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और प्रायोगिक भी हो सकता है। एक होता है पाठा अंतर्गत मूल्यांकन, यानी बोध व जांच हेतु प्रश्न पूछना। कब पूछना, जब टीचर पढ़ाता है उस समय क्वेश्चन पूछना। और पाठोपरांत क्या है, जब पाठ पूर्ण हो जाता है तो गृह कार्य के रूप में आप पुनरावर्ती प्रश्न पूछते हैं, या वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक या निबंधात्मक प्रश्न या गृह कार्य के रूप में देना। ये क्या है, पाठोपरांत मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षणिक और सह शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो कि शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो, उसको कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ कक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन दोनों से हैं। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास के दोनों पक्षों, शैक्षिक और सह शैक्षिक को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो शैक्षिक हैं और सह शैक्षिक हैं, व्यक्तिगत व सामाजिक गुण होते हैं, पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं, स्वास्थ्य विवरण होता है, क्षेत्र की अभिरुचियाँ हैं, अभिवर्तियाँ हैं। शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, पुनः परीक्षण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत एवं जो सामाजिक सद्गुण हैं, जैसे समयबद्धता है, नियमबद्धता है, नैतिकता है, बच्चे की उत्तरदायित्व की भावना है, स्वच्छता है और जो भावना है, ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक सद्गुण के तहत आता है। और जो पाठ्यक्रम संबंधी हैं, जैसे वाद विवाद हैं, खेल कूद हैं, भाषण हैं, नाटक हैं, ये सब और कार्य अनुभव हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है, देखिए, छात्र की प्रगति का नियमित अंकन करना है तो मूल्यांकन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो भी सतत। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होता है, छात्रों की अभिरुचियों का ज्ञान होता है, छात्र की कमियों का भी ज्ञान होता है, तत्काल प्रश्नारोपण का भी ज्ञान होता है। औपचारिक शिक्षण का प्रयोग भविष्य में फैसले लेने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है और नीति नियोजन में सहायक होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कोठारी आयोग क्या कहता है कि मूल्यांकन एक अनवरत यानी जो रुकने वाली नहीं या सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं। अगला आपके कोर्स में लिखा है निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है उपलब्धि परीक्षण, फिर होता है निदानात्मक परीक्षण, फिर होता है उपचारात्मक। उपलब्धि परीक्षण यानी कि समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है, कौन सा बच्चा जो मंदबुद्धि है, और फिर समस्यात्मक बालकों की समस्या देखी जाती है, कौन सी समस्या है। फिर उसका उपचार होता है, यानी कि समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को विभिन्न शिक्षण विधियों के एवं शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से समस्याओं को दूर किया जाता है। अगला है, देखिए, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण है, जैसे बालकों की वर्तमान प्रगति का पता चलता है, बालकों की उपलब्धि क्षमता का प्रदर्शन, बालकों के ज्ञान व कौशल का मापन, शिक्षण व अध्ययन का पता चलता है उपलब्धि परीक्षण से। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रमापीकृत और एक होती है अप्रमापीकृत। ये औपचारिक होती है, इसे आप मानक परीक्षण कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर वैध होती है, और विश्वसनीय ये होती है प्रमापीकृत, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, जैसे आप रीट एग्जाम दे रहे हैं, ये रीट एग्जाम भी प्रमापीकृत है, 4 ऑप्शन आते हैं, ये विश्वसनीय होती हैं, कोई भी इसकी कॉपी चेक करें, आंसर या उसके स्कोर बराबर आएंगे। अप्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है, ये अनौपचारिक होती है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार साप्ताहिक टेस्ट हो सकता है, ये अमनोवैज्ञानिक होता है, जब शिक्षक चाहे आपका टेस्ट ले सकता है, यही है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण आपको बता दूं कि उपलब्धि परीक्षण के पश्चात होता है। ठीक है, बालकों की समस्या के कारणों की पहचान होती है और इसे दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण, जिन बालकों ने निर्धारित सीमा तक अधिगम नहीं किया उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और पिछड़े बालकों का परीक्षण होता है। देखिए, निदानात्मक किसका होगा, जिसको समस्या होगी, और समस्यात्मक बच्चे ही इसमें होते हैं, उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये थी रीट की शिक्षण विधियाँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।